देखो बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा में एक चीज आपको आने वाली है, पूरी फुल गारंटी है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका हिंदी विषय का जो पेपर है, कक्षा 9वीं हिंदी विषय का पेपर। कौन सी परीक्षा? अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है। पहला पेपर हिंदी का आपका 29 तारीख को, है ना, MP 2021-2022, ठीक है। पेपर में पूरी फुल गारंटी 4 नंबर का आया। कितने नंबर का? 4 नंबर का। पूरा 4 अंक का प्रश्न आएगा। कितने अंक का? 4 अंक, और आना बिल्कुल तय है, पूरी फुल गारंटी है। आज हम पढ़ेंगे कवि परिचय। क्या पढ़ेंगे? कवि परिचय। पेपर में आपको 4 नंबर का प्रश्न आएगा। किसके ऊपर से? कवि परिचय को लेकर के, और अर्धवार्षिक में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो कवि परिचय कैसा क्या है। अर्धवार्षिक में आएगा, ठीक है, और वार्षिक में तो आना है, वार्षिक में तो आएगा ही। अर्धवार्षिक में आ रहा मतलब काय में आएगा? वार्षिक में आएगा। अब कवि किसको बोलते पहले ये समझो। आपकी जो किताब है उस किताब में जो पोयम वाले पाठ होते हैं, कौन से पाठ होते हैं? पोयम वाले पाठ। पोयम वाले, कविता वाले पाठ होते हैं ना, कविता वाले पाठ जो लिखता है ना उसको बोलते हैं कवि। जो गाना गाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गायक। तो जो कविताएं लिखता है उसको अपन क्या बोलेंगे? कवि। और जो कहानी वाले पाठ होते हैं, जो कहानी वाले पाठ लिखता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लेखक। तो कवि अलग होता है और लेखक अलग होता है। आपकी जो, अब आपकी बुक में पहला पाठ क्या है? कहानी कविता वाला, साखिया एवं शबद। काव्य खंड का पहला पाठ क्या है? साखिया एवं शबद, ठीक है। साखिया और शबद की रचना किसने करा है? कबीरदास जी ने करे। तो पेपर में आपको प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या आएगा? कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीरदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। जीवन परिचय, कबीरदास जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला आएगा आपका रचना आएगा। पहला क्या आएगा? रचनाएं। कि कबीरदास जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, कबीरदास जी ने कौन कौन सी रचना की। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? पहली है बीजक, है ना, 2 रचनाएं लिखने के लिए आती है, बीजक है, और अगली क्या है? साखी। अगली क्या है? शबद। और क्या है? रमैनी। इतना ही है। ये रचना याद कर लो, बीजक, साखी, शबद और रमैनी। ये किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास जी की क्या है? रचनाएं हैं। कौन कौन सी? बीजक, साखी, शबद और रमैनी, ठीक है। दूसरा क्या होता है? भाव पक्ष एवं कला पक्ष। भाव पक्ष एवं कला पक्ष, कला पक्ष, ठीक है। इसमें पहला अपन डालेंगे क्या? भाव पक्ष। भाव पक्ष, पहला अपन डालेंगे भाव पक्ष, ठीक है। इसका उत्तर देखना, भाव पक्ष का उत्तर देखो। भाव पक्ष, तुम्हारे पास जो भी गाइड हो, जो भी तुम्हारे पास गाइड हो, जो भी तुम्हारे पास हो, सब में भाव पक्ष दिया है, आप उससे भी याद कर सकते हो। या बुक निकालना, बुक में भी आपको भाव पक्ष मिल जाएगा। पहले समझो भाव पक्ष का मतलब क्या होता है। तुम्हारे मन में भाव है, तुम किसी भगवान को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानता, कोई बजरंगबली महाराज को मानता है, अपन हनुमान जी को मानते हैं, कोई गुरु नानक को मानता है, भाव पक्ष मानते ना अपन। तो बेसिक इनके कौन कौन से भाव थे? कबीरदास जी के भाव क्या थे मन में? कबीरदास जी के मन में भाव क्या थे? तो इसका पहला पॉइंट देखना, अपन ने क्या लिखे हैं। पहला पॉइंट है, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि ने सामाजिक विकार को दूर करने का प्रयास करा है। कबीरदास जी जो थे ना, वो भक्तिकालीन कवि थे। भक्तिकाल मतलब आज से 800 साल पहले उनको जन्म हुआ है, ठीक है। और भक्ति काल में 2 प्रकार के पंथ थे। जो भक्ति काल था ना, पहला था सगुण मार्गी। सगुण किसको बोलेंगे? जो मूर्ति पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सगुण। अपन लोग करते हैं मूर्ति पूजा, तो अपन काय में आएंगे? सगुण भक्ति करते हैं अपन। और जो मूर्ति वगैरह को नहीं मानते उसको क्या बोलेंगे? निर्गुण भक्ति। तो कबीरदास जी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वे कौन से भक्त थे? निर्गुण शाखा कवि थे। क्या थे ये? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। दूसरा, है ना, तो कबीरदास जी निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। क्या लिखोगे पहला पॉइंट? कबीरदास जी निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। निर्गुण थे मतलब ईश्वर को मूर्ति के रूप में नहीं मानते थे, और ज्ञान मार्गी मतलब ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले कवि थे। क्या लिखोगे पहला पॉइंट? कबीरदास जी निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इसका उत्तर गाइड वगैरह कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है। पेपर में आएगा 4 नंबर में, लिखना पड़ेगा पूरा। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसमें? दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? अंधविश्वास, छुआछूत, वर्ग भेद, जाति पाति का विरोध करते हुए समतामूलक समाज की स्थापना करें। उस समय बहुत अंधविश्वास चलता था, किसको चुड़ैलें लग गई, इसको मत डालो, कुछ भी मतलब उठपटांग कुछ भी हरकत, है ना कि नहीं। अंधविश्वास बहुत चलता था
उस समय। तो कबीरदास जी ने अंधविश्वास का विरोध किया। उस समय छुआछूत बहुत चलता था, ये वाली जात का इसको मत छीओ, नीची जात का है जो ऊंची जात का है, जात पात बहुत चलती थी, छीते नहीं थे लोग एक दूसरे को जात पात के हिसाब से। तो कबीरदास जी ने कहा कि कोई जात पात नहीं, हर इंसान कैसा होता है, बराबर होता है। तो अंधविश्वास, छुआछूत सबका विरोध किसने किया, कबीरदास जी ने अपने दोहे में किया। क्या लिखोगे दूसरा पॉइंट, अंधविश्वास, छुआछूत सबका विरोध किसने किया, कबीरदास जी ने अपने दोहे में किया। तीसरा क्या लिखवाया मैंने आपको, तीसरा क्या लिखवाया मैंने आपको, समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी ने समाज सुधारक के रूप में सत्य का उद्घाटन किया। कबीरदास जी हमेशा सत्य की राह पर चले, इसलिए आज उनकी पूजा होती है। ठीक है, कबीरदास जी किसकी राह पर चले, सत्य की राह पर चले, और हमेशा उन्होंने किसका उद्घाटन किया, सत्य का क्या करा उन्होंने, उद्घाटन किया। अगला चौथा पॉइंट क्या लिखोगे, कबीरदास जी सत्य की राह पर चले और उन्होंने सत्य का उद्घाटन किया। अगला क्या लिखोगे, गुरु महिमा, सदाचार, इंद्रिय निग्रह, आडंबरहीनता पर बल दिया। गुरु महिमा, कबीरदास जी ने कहा है कि सबसे बड़ी महिमा किसकी होती है, गुरु की। जो गुरु हमको ज्ञान देता है वो ईश्वर के तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है, ईश्वर के तुल्य होता है। ऐसा किसने कहा, कबीरदास जी ने कहा कि जो गुरु होता है, जो हमको ज्ञान देता है, जो हमारा भविष्य बनाता है, वो ईश्वर के तुल्य होता है। गुरु महिमा, कोमा सदाचार, सदाचार मतलब कि अच्छे रास्ते पर चलो, कोमा इंद्रिय निग्रह, अपनी जितनी भी इंद्रियां होती है उन पर कंट्रोल करो, इंद्रियों के पीछे मत भागो। अगला आडंबरहीनता, आडंबरहीनता का मतलब ये होता है कि दिखावा मत करो, जबरन का दिखावा मत करो। तो गुरु, मैं बोल के दिखाऊं, गुरु, चौथा पॉइंट, गुरु महिमा, आडंबरहीनता, सदाचार, है ना, पर कबीरदास जी ने बल दिया। किसने बल दिया, कबीरदास जी ने बल दिया। इतना लिख लेना, ये क्या हो गया, भाव पक्ष क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, भाव पक्ष कंप्लीट हो गया। आप लोग ने लिख लिए हो, है ना। और YouTube पर जो बच्चे लोग देख रहे हैं, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, जैसे आप डिस्क्रिप्शन की लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको लिखा लिखाया वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, YouTube वाले बच्चों, और आप लोग ने लिख लिए हो, है ना। अब कला पक्ष, अगला क्या आएगा यहाँ पर आपका, दूसरा कला पक्ष। दूसरा क्या है, कला पक्ष। कला पक्ष में क्या होता है, कला का मतलब जी होता है, अब मन की भावना तो भाव पक्ष हो गया। अब कला पक्ष मतलब उनने जो काव्य की रचना करे, उनमें उनने कैसी कैसी कला का उपयोग करे, है ना। उनने कला के मतलब उनका कला पक्ष क्या रहा है ना, उन्हें किस स्टाइल में अपनी रचना करे है, किन्ने, कबीरदास जी ने। तो कला पक्ष का पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप, लिखे उसको तो उत्तर, नहीं लिखे, चलो कला पक्ष में लिखो पहला पॉइंट। जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग भी लिखेंगे कला पक्ष में पहला पॉइंट। कला पक्ष का पहला पॉइंट लिखो, सीधी सरल, दूसरा भी हो गया। तो कला पक्ष का पहला पॉइंट क्या लिखे हो, कबीरदास जी ने जो भाषा लिखे है ना, ऐसी बाणी बोलिए, अरे मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब कबीरदास जी कहते कि ऐसी बाणी बोलो अपने मुंह से कि सबका क्या हो, भला हो, सबका क्या हो, कल्याण हो, सबका क्या हो, कल्याण हो। बहुत सारी बात कहे इन्होंने। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहद दुलिचा डारी, स्वान स्वरूप ज्ञान है भूखा न दे झक मारी। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव को आसन डालकर सहज अवस्था में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपना अस्तित्व बनाना चाहिए। तुम्हारा अस्तित्व कहाँ से बनेगा, मेरा अस्तित्व आज कहाँ से है, ज्ञान से है। जितना इंसान के अंदर ज्ञान रहेगा वो उतना ही क्या बनेगा, अस्तित्ववान बनेगा। ठीक है, और संसार तो कुत्ते की समान है। संसार किसके समान होता है, ऐसा है कि कबीरदास जी ने कहा दुनिया वाले दुनिया जो होती है वो किसके समान होती है, कुत्ते की समान होती है। ठीक है, व्यर्थ की बातें करके अपना समय खराब करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, और दुनिया की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। पूरा ध्यान किस में रखना चाहिए, अपने काम में रखना चाहिए। ऐसा किन्ने बोले, कबीरदास जी ने। कड़वी बात बोलते थे, सीधे क्या बोलती, दुनिया को, दुनिया कुत्ते के जैसी है करके। किन्ने कहा, कबीरदास जी ने, और सही बोले उन्होंने, है ना कि नहीं, ऐसा रहता है। ठीक है, किन्ने कहा, कबीरदास जी ने कहा। तो कबीरदास जी का पहला पॉइंट क्या है, कबीरदास जी ने सीधी सरल व्यवहारिक भाषा में काव्य रचना की है। क्या लिखे पहला पॉइंट, कबीरदास जी ने सीधी सरल और व्यवहारिक भाषा में काव्य की रचना की है। कबीरदास जी की भाषा कैसी थी, सीधी सरल भाषा में किसकी रचना करी है, काव्य की रचना करी है। लिख दोगे, 4 नंबर मिलेंगे पूरे पूरे, इसलिए मैं अच्छे समझा रहा हूं उसको ना। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे इसका, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, आपकी भाषा में, कबीरदास जी की भाषा में अरबी भाषा के शब्द में मिलेंगे,
फारसी भाषा के शब्द भी मिलेंगे, राजस्थानी भाषा के शब्द भी मिलेंगे और ब्रज भाषा। चार चार भाषा का ज्ञान था। अपन को तो एक ही भाषा आती है हिंदी, और थोड़ी बहुत क्या जाती है अंग्रेजी। कबीरदास जी ने कौन कौन सी भाषा? अरबी भाषा, फारसी भाषा, अरबी फारसी राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग करा है। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कबीरदास जी ने अपनी काव्य रचना में अरबी, फारसी, राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग करा है। ठीक है, अब लिखो तीसरा पॉइंट। अब लिखोगे तीसरा पॉइंट। ठीक है, जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे वो भी लिखेंगे, है ना, सब लोग लिखोगे, है ना। लिखो तीसरा पॉइंट। कबीर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। कबीर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते थे। अतः कबीर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते थे, अतः विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं के मिलने से, अतः विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं के मिलने से, अतः विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं के मिलने से उनकी भाषा खिचड़ी बन गई। उनकी भाषा खिचड़ी बन गई। उनकी भाषा खिचड़ी बन गई। देखो, खिचड़ी का मतलब क्या होता है? दाल चावल पत्ता गोभी आलू टमाटर भटा धनिया सब डाल दो, है ना कि नहीं। तो वैसे ही कबीरदास जी हर जगह घूमते थे। कभी राजस्थान में घूम रहा है, 24 घंटे घूमते रहते थे। और घूमने के चक्कर में क्या हुआ, जब वो 24 घंटे घूमते थे तो पूरी भाषा ज्ञान आ गया। और जब बोलते थे तो एक शब्द अरबी का बोल दिए, एक राजस्थानी का बोल दिए, है ना कि नहीं। और पूरी भाषा की क्या मच गई? खिचड़ी मच गई, है ना कि नहीं। ऐसा रहता था। ठीक है, अगला लिखो। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है, कबीर ने अलंकारों के अधिक प्रयोग नहीं किया है। कबीर ने अलंकारों का अधिक प्रयोग नहीं किया है। कबीर ने अलंकारों का अधिक प्रयोग नहीं किया है। कबीर ने किसका? अलंकारों का अधिक प्रयोग नहीं किया। आरएनएस पाठ डाला, है ना, प्रयोग नहीं किया, लिखा है तो वहां पर सिलेबस, है ना। अलंकारों का अधिक प्रयोग नहीं किया है, हो गया। कबीरदास जी ने अलंकारों को ज्यादा प्रयोग करे क्या? नहीं करे। कितने पॉइंट हो गए? 4 हो गए। चलो इतनी होता है। देखो, सबसे पहले आएगा आपको क्या? रचना लिखना पड़ेगा। अगला क्या लिखना पड़ेगा? भाव पक्ष एवं कला पक्ष लिख दिए। अगला लिखो साहित्य में स्थान। लास्ट पॉइंट तीसरे नंबर का, साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान। अब सुनो, मेरी बात समझना। साहित्य में स्थान हर कवि का सेम रहेगा, बस नाम बस अलग करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरे कवि की रचना आ गई कबीरदास जी को हटा करके, उनमें वो ही लिख देना, बस क्या चेंज रहेगा? नाम चेंज रहेगा, बाकी पूरा जैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, बाकी पूरा जैसे का वैसा रहेगा। तो लिखो साहित्य में स्थान। जिस प्रकार फूलों की माला को, जिस प्रकार फूलों की माला को गुथने के लिए, जिस प्रकार फूलों की माला को गुथने के लिए, जिस प्रकार फूलों की माला को गुथने के लिए, लिखे, जिस प्रकार फूलों की माला गुथने के लिए धागे का महत्वपूर्ण स्थान होता है, धागे का महत्वपूर्ण स्थान होता है, धागे का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसी प्रकार साहित्य जगत में, इसी प्रकार साहित्य जगत में, इसी प्रकार साहित्य जगत में
हिंदी साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में, साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य में कबीरदास जी का, कबीरदास जी का, कबीरदास जी का, कबीरदास जी का महत्वपूर्ण, कबीरदास जी का, कबीरदास जी का महत्वपूर्ण, कबीरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है, कबीरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है, कबीरदास जी का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी बात सुनना, साहित्य में स्थान किसी भी कवि का है, सबका सेम लिख देना, लिख दोगे। जिस प्रकार फूलों की माला को गुथने के लिए धागा की जरूरत होती है, धागा, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को पिरोने के लिए या हिंदी साहित्य की रचना के लिए किसका महत्वपूर्ण स्थान है, कबीरदास जी का। जी हो गया, इतना सा बस लिखना है, ठीक है। चलो अगला पार्ट कौन सा है, ये होगा ये कबीरदास जी का। बाघ आ रहा है क्या, क्या हट गया, नहीं हट गया है, मैंने लिखवाया था आप लोग को, हट गया ना। सवैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, कन्फर्म है, आ रहा है, दिखाओ कहाँ लिख, हटा 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 कौन सा पार्ट है, क्या क्या हटा है, हटा है, मैंने लिखवाया था ना, लिखे नहीं क्या, तो सवैया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का आ रहा है, कन्फर्म। चलो सवैया है ना। अब सवैया की रचना किसने करी है, रसखान ने करी है। तो पेपर में प्रश्न आएगा, लिखो प्रश्न, रसखान जी का जीवन परिचय, रसखान जी का जीवन परिचय, रसखान जी का जीवन परिचय दीजिए, रसखान जी का जीवन परिचय दीजिए। आईएमपी लगा लो, पेपर में आ गए प्रश्न, 4 नंबर का आना ही है, पूरी फुल गारंटी, नहीं आएगा तो मेरे को बोलना फिर। रसखान जी का जीवन परिचय दीजिए, और तेज लिखने की हैबिट डालो, इतनी धीरे लिखोगे ना पेपर में कवर नहीं कर पाओगे। रसखान, और दम लगा के लिखो पूरा, रसखान जी का जीवन परिचय दीजिए। उत्तर, उत्तर पहले मेन हेडिंग डालना, बीच में रसखान जी का जीवन परिचय डालो, हेडिंग रसखान जी का जीवन परिचय, रसखान लिखते बन जाएगा ना, रसखान जी का जीवन परिचय, रसखान जी का जीवन परिचय। इसमें लिखो पहला पॉइंट रचनाएं, रचनाएं, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, रचनाएं, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, रचनाएं, लिखे। चलो रचना में लिखो पहला, किसका, रसखान, रसखान। तुमको पता है ये जो थे ना मुस्लिम है, रसखान क्या है, पैदा कहां पर हुए, मुस्लिम घर में, और किसकी भक्ति करते थे, भगवान कृष्ण की। कौन, रसखान, ठीक है। तो पहला क्या लिखोगे, रचनाएं, रचनाएं। रचना में पहला लिखो सुजान रसखान, पहली रचना क्या है, लिखना है इसको, है ना, सुजान रस खान। पहली रचना क्या लिखोगे, सुजान रस खान, लिखो पहली रचना सुजान रस खान। दूसरी लिखो प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, वाटिका शैम्पू से याद रखना, प्रेम वाटिका, ठीक है, प्रेम वाटिका। और एक और दो लिखना पड़ता है, लेकिन एक और लिख लो, रसखान, रसखान रचनावली, रसखान रचनावली, ठीक है। तो रचना कौन कौन सी होगी रसखान जी की, याद करो बिल्कुल। पहली क्या, सुजान रसखान, दूसरी प्रेम वाटिका, और तीसरी रसखान रचनावली। बोल बिन देखे, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, हाँ, रसखान रचनावली, वेरी गुड, है ना, ठीक है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली लिख लिए। अब चलो, अब दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, भाव पक्ष एवं कला पक्ष, भाव पक्ष एवं कला पक्ष, कला पक्ष।
अगला लिखो भाव पक्ष एवं कला पक्ष। अब रसखान जी का भाव पक्ष क्या था, उनके मन में किसके विचार थे, किसकी भक्ति करते थे वो, है ना। अब इसके अंदर डालना पहला पॉइंट ए नंबर का भाव पक्ष। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, भाव पक्ष। पहला पॉइंट लिखेंगे भाव पक्ष, है ना। अब भाव पक्ष का लिखो पहला पॉइंट, भाव पक्ष का पहला पॉइंट, रसखान जी के आराध्य श्री कृष्ण है। लिखो पहला पॉइंट, रसखान जी के आराध्य श्री कृष्ण है। रसखान जी के आराध्य श्री कृष्ण है। लिख लिए, रसखान जी के आराध्य श्री कृष्ण है। उनका मन उनमें, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट उनका मन। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, रसखान जी के आराध्य कौन है, श्री कृष्ण। अब दूसरा लिखो, उनका मन श्री कृष्ण में, उनका मन श्री कृष्ण में, उनका मन श्री कृष्ण में, तथा ब्रजभूमि में ही रमा रहा। तथा ब्रजभूमि, तथा ब्रजभूमि, तथा ब्रजभूमि में ही रमा रहा। तथा ब्रजभूमि में ही रमा रहा। ठीक है। तो रसखान जी किसके रसखान जी के किसको मानते थे, भगवान कृष्ण को मानते थे, और 24 घंटे भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, और भगवान कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे, और हमेशा उनका मन कहाँ पर रमा रहा, ब्रजभूमि में ही रमा रहा। भगवान कृष्ण का नाम है ना कि नहीं। ठीक है। बहुत सारी रचनाएं लिखी, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। भगवान कृष्ण छोटे से माखन खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है ना। पूरी रचनाएं लिख डाली, किसके लिए, भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है ना। उनका मन भगवान कृष्ण में और ब्रजभूमि में ही रमा रहा। अगला लिखो, तीसरा पॉइंट, अनुभूति की तीव्रता। अनुभूति की तीव्रता, अनुभूति की तीव्रता तथा, अनुभूति की तीव्रता तथा कथन की सरलता, तथा कथन की सरलता। अनुभूति की तीव्रता तथा कथन की सरलता ने उन्हें विशिष्ट पहचान दी, ने उन्हें विशिष्ट पहचान दी। अनुभूति की तीव्रता तथा कथन की सरलता ने उन्हें विशिष्ट पहचान दी। अनुभूति की तीव्रता, उनके मन में भगवान कृष्ण की अनुभूति की थी, बहुत तीव्र थी। और कथन की सरलता, सरल भाषा में उन्होंने काव्य की रचना करी, है ना। कथन की सरलता ने उन्हें विशिष्ट पहचान दी। अगला लिखो, अगला लिखो, उनमें प्रेम की तन्मयता, उनमें प्रेम की तन्मयता, कोमा भाव विहलता। उनमें प्रेम की तन्मयता, कोमा भाव विहलता। उनमें प्रेम की तन्मयता, कोमा भाव विहलता, और आसक्ति के, और आसक्ति के उल्लास के, और आसक्ति के उल्लास के सर्वत्र दर्शन होते हैं। और आसक्ति के उल्लास के सर्वत्र दर्शन होते हैं। उनमें प्रेम की तन्मयता, कोमा भाव विहलता, और आसक्ति के उल्लास के, और आसक्ति के उल्लास के सर्वत्र दर्शन होते हैं, सर्वत्र दर्शन होते हैं। जब अपन रसखान जी की रचनाएं पढ़ते हैं तो उसमें अपन को प्रेम की तन्मयता मिलती है भगवान कृष्ण की, है ना। भाव विहलता, भाव विहलता और आसक्ति और उल्लास के क्या होते हैं, दर्शन हमको दिखाई देते हैं। किसकी रचनाओं में,
रसखान जी की रचनाओं में। किसकी रचनाओं में? रसखान जी की रचनाओं में। ठीक है, तेरे लिखने की स्पीड बहुत कम है, तू सुन के लिख नहीं पाता है ना, तो लिखने का यहाँ पर प्रयास किया कर और गाइड खरीद लिया कर और गाइड से लिख सकता है। ठीक है, गाइड है ना, हाँ, तो अभी भी लिखने का प्रयास कर और स्पीड बढ़ाओ, बिल्कुल मेहनत करो तो ही पास हो पाओगे, है ना कि नहीं? तो अभी आप लिख नहीं पा रहे हो, दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, अगली हेडिंग डालो कला पक्ष। अगली क्या लिखोगे? कला पक्ष। पेज लिखो, फटाफट हाथ चलाओ बिल्कुल। बी नंबर क्या? कला पक्ष, है ना, कला पक्ष। कला पक्ष। अब इन्होंने किस प्रकार की कला पक्ष की रचना करी है ना, कला पक्ष इनका कैसा था, इसमें लिखो पहला पॉइंट, रसखान ने, पहला पॉइंट लिखो, रसखान ने, हाथ तेज चलाओ, जैसा समझ में आ रहा वैसा लिखो, एक बार गलत लिखोगे, दो बार लिखो गलत, तीन से बार सही तो लिखोगे, है ना कि नहीं? ठीक है, कला पक्ष में लिखो पहला पॉइंट। ठीक है, क्या लिखोगे? पहला पॉइंट है रसखान ने सरल कोमा सुबोध ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। रसखान ने सरल कोमा सुबोध ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। रसखान ने सरल कोमा सुबोध ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। लिख लिए, रसखान ने सरल कोमा सुबोध ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। तो रचना की है, लिख लिए। रसखान जी ने सरल सुबोध, है ना, सरल सुबोध और ब्रज भाषा में, उनकी भाषा कैसी थी? सरल, कि कोई भी बच्चा पढ़ के समझ जाए, सुबोध यानी बहुत अच्छी लगने वाली, है ना, और सरल भाषा में और ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा मतलब कहाँ चलती है? राजस्थान में चलती है ना, राजस्थान में चलती है ब्रज भाषा, है ना। ठीक है, मैं क्या करी है? रचना करी है। दूसरा लिखो, उनकी भाषा में शब्द चयन कोमा मार्मिकता, उनकी भाषा में शब्द चयन कोमा मार्मिकता तथा व्यंजक शैली का सामंजस्य दिखाई पड़ता है। तथा व्यंजक शैली का सामंजस्य दिखाई पड़ता है। हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? रसखान जी की जो भाषा थी, उनकी भाषा में शब्द चयन, वो अच्छे शब्दों का चयन करते थे। दूसरा मार्मिकता, कोई पढ़ेगा तो बिल्कुल भावुक हो जाएगा, मार्मिकता। और व्यंजक शैली, है ना, क्या क्या बोला मैंने? शब्द चयन, मार्मिकता और व्यंजक शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किनके काव्य में? रसखान जी के काव्य में। ठीक है, पेपर में आना फुल गारंटी है चाहिए, घर जाके अभी याद करना इसको बिल्कुल। ठीक है, अगला लिखो, तीसरा पॉइंट, ब्रज भाषा का जो सुललित, तीसरा लिखो, ब्रज भाषा का जो सुललित कोमा सरल कोमा प्रवाहवान और मनोरम रूप। तेज तो लिखवा रहा मैं, रुक जाओगे तो बोल दिया करो, है ना। ठीक है, ब्रज भाषा का जो सुललित कोमा सरल कोमा प्रवाहवान और मनोरम रूप इनके काव्य में मिलता है। इनके काव्य में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। वह अन्यत्र दुर्लभ है।
लिख लिए। क्या लिखे? ब्रज भाषा का जो सुललित मतलब बहुत अच्छा, ब्रज भाषा तो बहुत अच्छी रचना कर लिखी है। सरल मतलब बहुत सरल, प्रभावान मतलब एक प्रभाव में बहने वाली, और मनोरम रूप जो इनकी रचना में मिलता है वो और कहीं देखने को मिलता है क्या? नहीं है, मतलब वे अन्यत्र क्या है? दुर्लभ है। अगला लिखो, अगला लिखो, ठीक है। अगला कौन सा पॉइंट? चौथा लिखो, दोहा सवैया तथा कवित्व, दोहा कोमा सवैया, दोहा कोमा सवैया तथा कवित्व, दोहा कोमा सवैया कोमा कवित्व, दोहा कोमा सवैया कोमा कवित्व उनके प्रिय छंद है। दोहा कोमा सवैया कोमा कवित्व, दोहा कोमा सवैया, सवैया नहीं बन रहा लिखते, दोहा देखो ऐसा, दोहा कोमा सवैया कोमा कवित्व, दोहा कोमा सवैया कोमा कवित्व उनके प्रिय छंद है, उनके प्रिय छंद है, उनके प्रिय छंद है। लिख लिए, दोहा कोमा सवैया कोमा कवित्व उनके प्रिय छंद है। ठीक है, इतना लिख लेना है। इनने कौन सी, रसखान जी ने दोहा सवैया और कवित्व छंदों में रचना कर रहे हैं। किन्ने? रसखान जी ने। ठीक है, किन्ने? रसखान जी ने। अब लास्ट लिखो तीसरा पॉइंट, साहित्य में स्थान। अब इनका साहित्य में क्या स्थान रहा है? अगले क्या लिखोगे? साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान। तो वही लिख देना है जो उसके पहले लिखे हो ना। जिस प्रकार मोतियों फूलों की माला में धागे का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य जगत में रसखान जी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो पूर्वानुसार डाल दो उसमें, है ना, पहले के जैसे लिख देना है करके, है ना, पूर्वानुसार पूरा सेम रहेगा। इसके पहले कबीर का लिखे देना, वैसे इसका भी लिख लेना, और पूर्व में पूरे नंबर लेना है। तो फिर जो असली वाला लिखा है वो लिखना पड़ेगा। चलो अगला क्या है? केदी और कोकिला आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो जल्दी सिलेबस देख करके, कड़वाए तो नहीं है? पक्का आ रहा है? कन्फर्म है? मैंने लिखवाया था, आ रहा है? कड़वाया तो नहीं मैंने? सिलेबस से हटा तो नहीं है? नहीं हटाना? पक्का है ना? अच्छे से लिखे हो ना? चलो, तो केदी और कोकिला की रचना किसने करी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। तो प्रश्न लिखो, माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। क्या लिखेंगे अपन? माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। तो लिखो इसमें पहला, माखनलाल चतुर्वेदी की दो रचनाएं। किसका लिखेंगे अपन? माखनलाल चतुर्वेदी। कैलेंडर देखो तुमने, उसमें लिखा रहता ना माखनलाल चतुर्वेदी, वही वाले हैं ये। माखन लाल, कितना अच्छा नाम है, चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। पहले देखो रचनाएं, इनने कौन कौन सी रचनाएं करी है ना। पहली रचना लिखो इनकी, हिम तरंगिनी। पहली रचना क्या है? हिम तरंगिनी। इनकी पहली रचना क्या है? हिम तरंगिनी। माखनलाल चतुर्वेदी की पहली रचना क्या है? हिम तरंगिनी। पहली रचना क्या है? हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी लिख लिए। दूसरी लिखो युग चरण। दूसरी युग चरण, हिम तरंगिनी कोमा युग चरण। अगला लिखो समर्पण। समर्पण, ठीक है, लिख लोगे।
पेपर में प्रश्न आया माखनलाल चतुर्वेदी की 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान लिखी है। 2 रचनाएं कौन कौन सी है? हिम तरंगिनी, युगचरण और समर्पण। कौन कौन सी? मैं बोलूं? तुम मत बोलो, मैं बोलूंगा। बिन देखे, हिम तरंगिनी, समर्पण और युगचरण। ठीक है, हिम तरंगिनी, समर्पण और युगचरण। हिम तरंगिनी, समर्पण और युगचरण याद कर लो बिल्कुल। किनकी रचनाएं हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। अब डालो हेडिंग भावपक्ष एवं कलापक्ष। इसको ऐसा लिखना, भावपक्ष एवं कलापक्ष, फिर इसमें डालना पहला पॉइंट भावपक्ष, है ना। भावपक्ष एवं कलापक्ष लिखो, फिर डालो पहला पॉइंट भावपक्ष, फिर पहले पॉइंट की डालोगे भावपक्ष। अब भावपक्ष डालने के बाद अब इसमें लिखो पहला पॉइंट, भावपक्ष का पहला पॉइंट। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में, भावपक्ष में पहला पॉइंट लिखो, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में भारतीय संस्कृति, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में भारतीय संस्कृति कोमा दर्शन, कोमा दर्शन, भारतीय संस्कृति कोमा दर्शन, कोमा राष्ट्रीयता, कोमा राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, कोमा प्रेम सौंदर्य, कोमा प्रेम सौंदर्य का स्वाभाविक अंकन हुआ है, 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 का स्वाभाविक अंकन हुआ है। लिख लिए? देखो, माखनलाल चतुर्वेदी ने जितनी भी कविताएं लिखी है ना, अंग्रेजों के ज़माने के कवि थे ये, अंग्रेज लोग के खिलाफ इन्होंने कविता लिखी है। ठीक है, भारत देश की संस्कृति कितनी महान उसके बारे में बताया है, दर्शन, राष्ट्रीयता मतलब देशभक्ति वाली कविताएं लिखी है, प्रेम सौंदर्य, है ना, प्रेम वाली कविताएं भी लिखी किन्होंने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, उनके काव्य में प्रेरणा, उनके काव्य में प्रेरणा, उनके काव्य में प्रेरणा कोमा रहस्य, रहस्य तथा विद्रोह के स्वर व्यक्त है, तथा विद्रोह के स्वर व्यक्त है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो पहुंचाएं।